मार्च 2025 मेरठ का इंदिरा नगर। एक घर से कुछ अजीब सी बेचैनी की खबरें आ रही थी। हम्म। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्हें एक बड़ा सा नीला ड्रम मिला और अजीब बात यह थी कि उसे ऊपर से सीमेंट से बिल्कुल कसकर सील किया गया था। अच्छा। जब उस सीमेंट की परत को तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, एक इंसान के अवशेष। टुकड़ों में कटे हुए। ओह। और यहीं से शुरुआत हुई भारत के हाल के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक की, जिसे मीडिया ने नाम दिया ब्लू ड्रम मर्डर केस। बिल्कुल। आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, जांच के दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम समझेंगे कि मृतक कौन था, इस खौफनाक हत्या के पीछे की कहानी क्या थी। और कैसे कैसे इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अपराध, कानून और इंसानियत से जुड़े कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। हाँ, देखिए, ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये विश्वासघात की एक सोची समझी साजिश की कहानी है, और उसके बाद पैदा होने वाली एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसमें कई जिंदगियां उलझ गईं। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद इसी जटिल जाल को सुलझाना है, जिसमें एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर की हत्या है, एक प्रेम कहानी का खूनी अंजाम है, और फिर जेल की सलाखों के पीछे एक बच्चे का जन्म भी है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। वो कौन था जिसकी जिंदगी का अंत उस नीले ड्रम ने हुआ? मृतक का नाम था सौरभ राजपूत। उम्र सिर्फ 30 साल, और वो एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी थे। अपनी पत्नी मुस्कान और एक छोटी बेटी के साथ मेरठ में रहते थे। एक सामान्य जिंदगी। और सौरभ का ये जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, वो इस केस में बहुत मायने रखता है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने दुनिया देखी थी, एक सम्मानित नौकरी की थी। सही बात है। सुलझे हुए दिखने वाले इंसान का ऐसा भयानक अंत हो सकता है। तो एक तरफ सौरभ की ये पहचान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कहानी के दूसरे सिरे पर कौन था? पुलिस की जांच किन लोगों पर जाकर रुकी? और यहीं पर कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है। पुलिस की जांच किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद लोगों पर आकर रुकी। ओह। मुख्य आरोपी बनाया गया सौरभ की ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी को। उम्र उस वक्त करीब 27-28 साल रही होगी। और उसके साथ? उसके साथ सह आरोपी था उसका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। यानी पुलिस के मुताबिक ये एक लव ट्रायंगल, एक प्रेम त्रिकोण का मामला था जिसमें पति एक बाधा बन गया था। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? मतलब किसी लड़ाई झगड़े का नतीजा? नहीं, स्रोतों को देखें तो बिल्कुल नहीं, और यही बात इस केस को और भी डरावना बना देती है। क्या मतलब? पुलिस जांच में जो आरोप सामने आए हैं, उनके मुताबिक ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं था। मतलब अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। तो फिर? मुस्कान पर आरोप है कि वो नवंबर 2023 से, यानी हत्या से लगभग 4-5 महीने पहले से सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी। 4-5 महीने की प्लानिंग, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि ये सब कुछ कितने ठंडे दिमाग से और कितनी लंबी प्लानिंग के साथ किया गया था। तो फिर 4 मार्च 2025 की रात को क्या हुआ? उस रात इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया? पुलिस के आरोपों के मुताबिक उस रात की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खौफनाक। पहला कदम था सौरभ को पूरी तरह से बेबस करना। उसे खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया ताकि वो कोई विरोध न कर सके, कोई शोर न मचा सके। और जब वो पूरी तरह बेसुध हो गया, तब घर के अंदर ही चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं। सबसे घिनौना हिस्सा शुरू होता है। बिल्कुल। हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। और यहाँ आरोपियों ने जो तरीका अपनाया, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। क्या दिखाता है? देखिए, अपराध की दुनिया में शव को इस तरह नष्ट करने की कोशिश अक्सर 2 बातें दिखाती है। एक तो अपराध पर पूरा नियंत्रण पाने की इच्छा, और दूसरा मृतक की पहचान को पूरी तरह से मिटा देने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास। ये सिर्फ सबूत छिपाना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अस्तित्व को ही नकारना है। और उन्होंने यही किया। शव के टुकड़े किए गए। हाँ, और उन्हें उस नीले ड्रम में भरा गया। और फिर इस ड्रम को ऊपर तक सीमेंट से भर दिया गया। कितनी सोची समझी क्रूरता है कि गंध तक बाहर ना आए और किसी को कभी शक ही ना हो। वो ड्रम तो शायद हमेशा के लिए उस घर के कोने में पड़ा रहता अगर पुलिस को कोई सुराग ना मिलता। हत्या के बाद, जैसा कि होता है, मुस्कान और साहिल मेरठ से फरार हो गए। कहाँ गए वो? रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश भाग गए थे, लेकिन पुलिस भी अपना काम कर रही थी। उन्होंने ट्रैक करना शुरू कर दिया होगा। हाँ,
उनके मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ चल रही थी और आखिरकार 18 मार्च को, यानी हत्या के करीब 14 दिन बाद, जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी सुनने में आया था कि गिरफ्तारी से ठीक पहले मुस्कान टूट गई थी। उसने अपने परिवार के सामने कुछ बातें कबूल की थी। हाँ, शायद उसे अंदाजा हो गया था कि अब खेल खत्म हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मेरठ जिला जेल भेज दिया गया, जहां से इस मामले का एक नया कानूनी अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इस अपराध का असर सिर्फ जेल की दीवारों तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर 2 परिवारों पर किसी सुनामी की तरह पड़ा। जाहिर है, सौरभ के परिवार के लिए तो ये कभी ना खत्म होने वाला सदमा है। उनके भाई राहुल राजपूत और माँ रेणु राजपूत, वो लगातार मीडिया में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके बयानों में गुस्सा है, दर्द है और अपने परिवार के सदस्य के लिए इंसाफ की एक तड़प है, जो पूरी तरह से जायज है। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही दुखद है। मुस्कान का परिवार? हाँ, मुस्कान के परिवार को, जिनका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें समाज की तरफ से एक तरह की सजा मिलनी शुरू हो गई। इसे सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। किस तरह का बहिष्कार? मतलब उनके साथ क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके गृहनगर बरेली में पड़ोसियों और जानने वालों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। ओह! मुस्कान की बहन एक ट्यूटर थी, वो बच्चों को पढ़ाती थी। इस घटना के बाद सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को उसके पास भेजना बंद कर दिया। रातों रात उसकी नौकरी चली गई। ये तो बहुत भयानक है। मतलब एक इंसान के गुनाह की सजा उसका पूरा परिवार भुगत रहा था, जो पूरी तरह से बेकसूर था। यही सामूहिक सजा की एक दुखद मिसाल है, जहां समाज कानून से पहले ही अपना फैसला सुना देता है। परिवार पर सामाजिक और मानसिक दबाव इतना ज्यादा था कि वो अपना घर बेचकर किसी गुमनाम जगह पर बसने की सोचने लगे थे, ताकि इस बदनामी से बच सके। हाँ, तो एक तरफ एक परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ एक परिवार समाज के दिए जख्मों से। यहाँ तक ये कहानी एक बेहद क्रूर अपराध की लगती है। लेकिन फिर नवंबर 2025 में इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको एक बार फिर से चौंका दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने इस कहानी को एक क्राइम स्टोरी से आगे ले जाकर एक गहरे मानवीय और कानूनी सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या हुआ था? हुआ ये कि हत्या के आरोप में मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। जेल में? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक ऐसा संयोग जुड़ा था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या संयोग? अविश्वसनीय। उस बच्ची का जन्म हुआ 24 नवंबर 2025 को, और यही तारीख मृतक सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी थी। जी, इस एक इत्तेफाक ने इस केस की भावनात्मक जटिलता को कई गुना बढ़ा दिया। मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा है। जेल में एक बच्चे का जन्म ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। भारतीय जेल नियमों के मुताबिक वो बच्ची 6 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ जेल में रह सकती है। जेल प्रशासन उसके खाने पीने, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा का ध्यान रखेगा। लेकिन ये तो नियमों की बात हुई। असल सवाल तो कहीं और था। असल सवाल था पहचान का। एक बहुत बड़ा कानूनी और उससे भी ज्यादा भावनात्मक सवाल खड़ा हो गया, इस बच्ची का पिता कौन है? और ये सवाल उठना लाजमी भी था। हाँ, क्योंकि मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में है और उसका कथित प्रेमी साहिल भी उसी मामले में सह आरोपी है। और इसी सवाल के साथ सौरभ का परिवार सामने आया। जी, उन्होंने इस बार न्याय की मांग नहीं की, बल्कि एक वैज्ञानिक सच की मांग की। हाँ, उन्होंने अदालत में अर्जी देकर बच्ची के डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनकी मांग सीधी और स्पष्ट है। वे जानना चाहते हैं कि राधा सौरभ की बेटी है या साहिल की। और उनका कहना है कि अगर बच्ची सौरभ की हुई तो वे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन वे बिला सबूत के कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। विश्वास इस रिश्ते में इस कदर टूट चुका है कि अब सिर्फ विज्ञान का सहारा बचा है। और बात सिर्फ नवजात बच्ची राधा तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, सौरभ के भाई राहुल राजपूत ने यह भी कहा है कि वे मुस्कान की बड़ी बेटी, जो इस हत्या से पहले पैदा हुई थी, उसका भी डीएनए टेस्ट चाहते हैं। मतलब उनके मन में शक की जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, उनका रुख साफ है। वे बच्चों को तभी अपनाएंगे जब ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाएगा कि वे सौरभ की ही जैविक संतान है। तो अब ये मामला एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। हाँ, एक तरफ अदालत में मुस्कान और साहिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। सबूतों, गवाहों और दलीलों के आधार पर यह तय होगा कि वे दोषी हैं या नहीं। और अगर दोषी पाए गए तो उन्हें मौत की सजा या आजीवन कारावास जैसी सजा हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक नवजात बच्ची की पहचान का मामला है जो डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। उस रिपोर्ट का नतीजा न सिर्फ उस बच्ची का बल्कि दोनों परिवारों का भविष्य का भी फैसला करेगा। हाँ, सोचिए, अगर बच्ची सौरभ की निकलती है तो क्या परिवार उसे अपनाएगा
ये जानते हुए कि उसकी माँ पर ही सौरभ की हत्या का आरोप है। और अगर बच्ची साहिल की निकलती है तो उस बच्ची का भविष्य क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल। सोचिए 1 साल से भी कम समय में ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एक घर में सीमेंट से भरे नीले ड्रम में मिली लाश से शुरू होकर एक प्रेमी जोड़े की गिरफ्तारी, और अब जेल में पैदा हुई एक बच्ची जिसका पूरा भविष्य एक लैब रिपोर्ट पर टिका हुआ है। ये मामला सिर्फ एक अपराध की क्रूरता को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये मानवीय रिश्तों की सबसे अंधेरी गलियों को भी दिखाता है, कैसे प्यार, नफरत और धोखे में बदल जाता है। ये सामाजिक दबाव और न्याय की प्रक्रिया की जटिलताओं को भी उजागर करता है। और इन सब के बीच में वो नवजात बच्ची है, राधा, जो इस पूरी कहानी की सबसे निर्दोष किरदार है, लेकिन शायद जिसे सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है, जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। उस बच्ची का भविष्य क्या होगा? उसकी पहचान क्या होगी? वो दुनिया में अपनी आंखें एक ऐसी माँ के साये में खोल रही है जिस पर उसी के पिता की हत्या का आरोप है, और एक ऐसे परिवार के बीच फंसी है जो उसे अपनाने से पहले सबूत मांग रहा है। एक बच्चे का जीवन शुरू होने से पहले ही कानूनी और भावनात्मक सवालों के एक ऐसे जाल में उलझ गया है जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है।